हमारे एक स्टूडेंट हैं जुल्फिकार जी, कहते हैं सर कुछ पढ़ने की स्ट्रेटजी बता दिया जाए। हम कहे चलो भाई वो भी सही। और एक बड़े प्रिय विद्यार्थी अरविंद्र और दिनेश जयसाली जी, ये लोगों ने परीक्षा 28 अक्टूबर 28 नवंबर ऐसे कुछ हो सकती है। तो जितना हमने उत्तराखंड आयोग के बारे में समझा जाना, तो वो ये है कि कभी भी हो सकती है, 1 साल बाद भी हो सकती है। तो आप इन सब चीज़ों को दिमाग में न लाएं। परीक्षा का आप ये समझिए परीक्षा 15 दिन बाद है बस। और एक बात जान लें, स्ट्रेटजी तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं रहती है। मुझे एक चीज़ मालूम है कि अगर आप लगातार लगे रहेंगे तो ही होगा। और आप ये सोचो कि प्री पास कर लें तब मेंस की तैयारी करें तो भी नहीं होगा। इस नाते आज और अभी से पेपर का जो पैटर्न है, आप पूछ रहा डीएनए किसका भाग है, जीन किसका भाग है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन कौन सी है, ग्लोबल वार्मिंग की सबसे निर्धारक और महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। तो ऐसे बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। तो उन क्वेश्चनों के लिए बड़ी विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि जो भी संसाधन आपके पास हों, बेसिक्स और कुछ मैगजीनों के अपडेट, रूटीन बना लें कि आज से पढ़ाई के नाम पे देख बेटा अच्छी तरीके से जान लो। अगर 28 अक्टूबर 28 नवंबर परीक्षा है तो कुछ भी कर लो, केवल इतिहास खत्म नहीं कर पाओगे। यानी कि पहले की पढ़ाई काम आएगी। आप रूटीन बना लें कि आज से 100 क्वेश्चन बनाए बिना हमको सोना नहीं। 4 अल्टरनेट यानी कि 400 क्वेश्चन हो गए। फर्ज करो क्वेश्चन पूछा गया वायुमंडल की सबसे निचली परत है ए ट्रोपोस्फीयर, बी स्ट्रेटोस्फीयर, सी मीजोस्फीयर, डी आयनोस्फीयर। तो अब आप अगर सबसे निचली परत जो 0 to 20 की है ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल, जिसे बादलों का रंगमंच कहा जाता है, परिवर्तनशील मंडल कहा जाता है, यहीं पर घटने वाली घटनाओं से पृथ्वीवासी प्रभावित होते हैं। यहाँ जलवाष्प पाए जाएंगे, धूल के कण पाए जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड 0.033% पाई जाएगी, नाइट्रोजन 78% पाई जाएगी, ऑक्सीजन जो भी है। तो अगर आप ट्रोपोस्फीयर, यहीं पे हीट टर्बुलेंस ऊष्मा विसंगत की घटनाएं घटेंगी, यही का संबंध सोलर कोफिशिएंट से है। अब यहाँ ते भी पूछा जाए सोलर कोफिशिएंट कितना होता है, 1.94 किलो कैलोरी। और सोलर कोफिशिएंट किसे कहते हैं? धरातल के निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित समय में सूर्यातप की पड़ने वाली मात्रा, जो माना जाता है कि प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर 1.94 किलो कैलोरी पड़ती है। तो अब इस तरीके से तो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब 4 विकल्प, इस विकल्पों के माध्यम से पढ़ाई। तो देखें स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हो जाता है, जेट हवाई जहाज उड़ते हैं। मीजोस्फीयर में क्या होता है, ओजोनोस्फीयर में क्या होता है। तो जैसा पेपर पूछा जा रहा है जुल्फिकार जी, अगर आप डेली आज से 100 क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, जुल्फिकार जी से मेरा अभिप्राय है कि पूरे उत्तराखंड के वर्तमान यूकेपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा से संबद्ध विद्यार्थियों, जो लाखों में हैं, सब के सब आज से संकल्प ले लो कि हमें डेली 100 क्वेश्चन बनाना है। कभी लूसेंट से बनाओ, कभी प्रतियोगिता दर्पण से बनाओ, कभी परीक्षा वाणी से बनाओ, कभी एनसीईआरटी, जहां से बनाओ। आप पढ़े हो, और अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला है नहीं। यही स्ट्रेटेजी है। 1-2 महीने में आप एनसीईआरटी तो पता लगा कि पॉलिटी ही खत्म नहीं होगी। तो मीनाई2 से सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की आपकी स्ट्रेटेजी हो कि हमको डेली 100 क्वेश्चन बनाना है। आप देखें जीएस के जो आपके 7 सेक्शन हैं, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, कल्चर, हिस्ट्री इंक्लूडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, बेटर यू कैन से जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये जो सेक्शंस हैं सबके अपडेट जो हैं 7 हैं। तो लगभग 23 क्वेश्चन हर सेक्शन से पूछे जाएंगे आउट ऑफ 150। सेकंड पेपर आपका क्वालिफाइंग है। तो जो सेक्शन, और ऐसा भी आ रहा है कि 100 के आसपास सिलेक्शन हो जाता है, 100 क्वेश्चन के आसपास,
तो आप एक आध ब्रांच इजी भी रहे लेकिन बाकी ब्रांच खूब बढ़िया से आप पढ़ो तो आप सिलेक्शन पा जाओगे। तो आज से हमारा प्रत्येक विद्यार्थी वीडियो पाने के क्षण से दिन में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच क्वेश्चन बनाएगा 100 पर डे, 4 विकल्प मिलते जुलते। ऐसे विकल्प ना हो कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, ए विकल्प पटना, बी विकल्प रांची और सी विकल्प आपका जो है भुवनेश्वर, डी विकल्प देहरादून। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, विकल्प आपके हो देहरादून, नैनीताल, गैरसैंण, हरिद्वार, कुछ तो कन्फ्यूजन रहे। तो इस तरीके से आप जो है पेपर्स बनाएं। तो अगर आप ऐसा पेपर बनाते हैं तो आप प्री पास करें 100%। अब जो काम अभी से आपको क्या लगता है कि 28 अक्टूबर को प्री हो जाएगी, 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, 28 जनवरी को आपका मेंस होगा तो आप 7 पेपर पास कर लीजिए? वो तो कभी नहीं होगा। और जब होने नहीं है तो करने की जरूरत क्या है? तो आप 6 से 12 मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 6 डेली आप 100 क्वेश्चन बनाएं। अब आप 1-2 घंटा आराम करें और रात में 9 से 12 के बीच कम से कम एथिक्स वाला पेपर और प्लस जनरल हिंदी और एसी की तैयारी आज और अभी से शुरू कर दें। इसी से आप टॉप करेंगे। आपको एथिक्स तैयार हो तो आप इसी समय में जीएस का कोई और पेपर ले लें, ज्योग्राफी ले लें, हिस्ट्री ले लें, पॉलिटी, जो भी आप ले लें। यानी कि एक पेपर जीएस का, जनरल हिंदी और एसी, 300 नंबर का यह और 200 नंबर के यह, 500 नंबर की तैयारी प्रारंभिक परीक्षा संपन्न होने के पहले तैयार रहे। और नहीं तो यह इस परिस्थिति में रहे कि आगे तैयारी करके इस 500 में हम 350-400 नंबर पा जाएंगे, तब तो भैया सिलेक्शन होगा, अन्यथा प्री और मेंस करने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा विद्यार्थी 100 क्वेश्चन डेली बनाएगा, दिन में 6 से 6 के बीच, और एक पेपर जीएस और जनरल हिंदी ऐसे भी तैयार कर लेगा। वह पेपर एथिक्स हो सकता है, कोई और हो सकता है। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी जुल्फिकार जी, उत्तराखंड पीसीएस के प्रत्येक प्रतिभागी प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप फॉलो करें। अब देखो यार, क्वेश्चंस तो बड़ा अजीब से अजीब पूछा जाता है, फिर भी हम चलो आज हम एस्ट्रोनॉमी की चर्चा करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा रणनीति एवं ब्रह्मांड देखने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो स्ट्रेटजी हो गई। अब हम यूनिवर्स के बारे में बताते हैं। हमारी किताब आप लोगों के पास, सबके पास है। तो यूनिवर्स पढ़ने के पहले आप इतनी टर्मिनोलॉजी आप जान लें। यूनिवर्स को हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी में पढ़ेंगे, या आप कह सकते हैं खगोलिकी में पढ़ेंगे, खगोल विज्ञान मोटी बात। तो आप ये समझो यूनिवर्स क्या है। सबसे बड़ी इकाई गैलेक्सी क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, स्टार्स क्या हैं, प्लैनेट्स क्या हैं, नक्षत्र क्या हैं, सितारे क्या हैं, तारे किसके बने हुए हैं, ये सब चीज़ें आपका। निहारिका क्या है, आकाश और अंतरिक्ष में अंतर क्या है, आकाशीय पिंड क्या हैं, फिर इसके बाद पुच्छल तारे क्या हैं, धूमकेतु क्या हैं, या फिर आपके मेट्रॉइड्स, उल्का क्या हैं, अरोरा क्या हैं, अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, उत्तर ध्रुवीय ज्योति, दक्षिण ध्रुवीय ज्योति, जो 65 अंश अक्षांशों के पास 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल की ध्रुवीय ज्योति है, उत्तर और दक्षिण। ये सब चीज़ें आप देख लें, ये सब शब्दावलियाँ हैं। चंद्रमा क्या है, क्वासर्स क्या है, न्यूट्रिनो क्या है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं। इसके बाद उपग्रह क्या हैं, फिर आपका प्रॉक्सिमा सेंटारी, देवानिया, आकाशगंगा किस शेप की है। तो ये सब जो छोटे छोटे टर्म हैं, 10वां ग्रह क्या है, प्राथमिक ग्रह क्या है,
पोलारिस या ध्रुव तारा क्या है, हेलो क्या है, फिर आपका सुपरनोवा क्या है, रेड जायंट क्या है, ब्लैक ड्वार्फ क्या है, डॉपलर इफेक्ट क्या है, सौर कलंक क्या है, चंद्र दिवस क्या है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें। फिर आपका कुछ खगोल शास्त्री आपके हैं, गैलीलियो हैं, कापरनिकस हैं, हर्शल गिब्स हैं, एडविन पी हबल हैं, इनके बारे में कुछ बातें आप जान लें। फिर आपका बेलीवीड्स क्या है, एपोजी क्या है, पेरिजी क्या है, ब्लैक होल क्या हैं, सिजिगी क्या है, तो ये सब चीज़ें आपका कृत्रिम गुरुत्व, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है, फिर क्वारंटाइन क्या है, डॉकिंग क्या है, भारहीनता किसे कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, अर्ली वर्ल्ड क्या, अपोलो क्या है, इस तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, ये सब कुछ नियतांक जो हैं आपके, कि पृथ्वी की त्रिज्या व्यास कितनी, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हमारी किताबों में हैं। चंद्रमा के बारे में विभिन्न तथ्य, जैसे पृथ्वी की त्रिज्या पूछी गई आपके इम्तहान में, तो ये सब चीज़ें आप जानें, और ये आवश्यक चीज़ें हैं। छोटे छोटे टर्म एस्ट्रोनॉमी के, ब्लैक होल क्या हैं, इनको आपको जानना चाहिए। इतने टर्म्स अगर आप क्लियर कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके मिलने की संभावना रहेगी। अब जैसे हम बहुत डिटेल तो नहीं कर सकते हैं, अगर हम कुछ बताएं अपने ब्रह्मांड या अंतरिक्ष के बारे में, तो हमारा ब्रह्मांड वस्तुतः पृथ्वी और अंतरिक्ष से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि ब्रह्मांड बराबर पृथ्वी धन अंतरिक्ष। पृथ्वी में आएगा हमारी पृथ्वी और उसका वायुमंडल, खास तौर पर ट्रोपोस्फियर। पृथ्वी और वायुमंडल से ऊपर शुरू हो जाता अंतरिक्ष, जिसे बाह्य अंतरिक्ष और गहन अंतरिक्ष कहते हैं। तो कुल मिला जुला के स्पेस प्लस अर्थ बराबर यूनिवर्स, ब्रह्मांड बराबर पृथ्वी और उसका वायुमंडल तथा अंतरिक्ष। यानी कि ब्रह्मांड में से पृथ्वी निकाल दिया जाए तो बाकी चीज़ स्पेस या अंतरिक्ष होगा। अब हम ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी में करते हैं, खगोलिकी में करते हैं। तो कॉस्मोलॉजी शब्द कॉस्मास शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है सुव्यवस्था, बेटर अरेंजमेंट। हमारा ब्रह्मांड एक व्यवस्था के अधीन संचालित होता है, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट तो सामान्य लौकिक जगत की बात है, जो चौक चौराहे पे होता है। वहाँ पे हर चीज़ अपने नियत ऑर्बिट में, नियत कक्षा में सुव्यवस्थित ढंग से घूम रहे हैं। जैसे ब्रह्मांड को तकनीकी तौर पर तो ब्रह्मांड बराबर अनंत आकाश गंगाएं या अनंत अंतरिक्ष, तो ब्रह्मांड बराबर आप कहेंगे अनंत अंतरिक्ष धन अनंत अंतरिक्ष में फैली हुई ढेर सारी आकाश गंगाएं, धन उन आकाश गंगाओं के ढेर सारे सौर परिवार, और उन ढेर सारे सौर परिवारों के ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, सितारे, उल्कापिंड, इसके बाद आपका पुच्छल तारे, अवान्तर ग्रह जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहेंगे, इन सब के समेकित स्वरूप को कहते हैं ब्रह्मांड, जिसकी सबसे बड़ी इकाई है आकाशगंगा। तो अनंत अंतरिक्ष धन ढेर सारी आकाश गंगाएं, धन ढेर सारे सौर परिवार, धन ग्रह, नक्षत्र, सितारे, पुच्छल तारे, उल्कापिंड, आकाशीय पिंड, अवान्तर ग्रह के कलेक्टिव होल को हम ब्रह्मांड कहते हैं। बाकी तो डिटेल की पढ़ाई है जो हम कभी क्लास में आपको कराएंगे। तो इसे कहते हैं अंतरिक्ष, सारी ब्रह्मांड, जहाँ पे एक सुव्यवस्था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कॉस्मोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कॉस्मोलॉजी की उत्पत्ति कॉस्मास शब्द से, और उसका मतलब होता है एक सुव्यवस्था, एक बेटर अरेंजमेंट। वहाँ पे हर कोई चीज़ अपने मार्ग पर घूम रहा, कोई एक्सीडेंट नहीं। ध्यान रहे, जब वहाँ एक्सीडेंट होता है तो उसका
उद्देश्य शुभ होता है। अब हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप ये समझें या ब्रह्मांड कैसे मरेगा। चूंकि ब्रह्मांड आकाश गंगाओं से बना है और आकाश गंगाएं तारों के पुंजी भवन से बनी हैं। ढेर सारे तारे मिलकर के आकाश गंगा बनाते हैं। तारे हाइड्रोजन के बने हुए हैं। ये हाइड्रोजन कन्वर्ट होते हैं हीलियम में। जैसे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट स्थिरता आती है, बाकी कहानी बाद में बताएंगे। तो हाइड्रोजन हीलियम में, हीलियम मतलब स्थिरता, और धीरे धीरे वो तारा सिकुड़ता जाता है और मरने, इसी को कहते हैं तारे के जीवन की कहानी। यानी कि जब किसी तारे या आकाश गंगा या ब्रह्मांड की हाइड्रोजन जिस दिन खत्म हो जाएगी, उस दिन ब्रह्मांड तारे के प्रतिरूप के रूप में मरना शुरू कर देगा। हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होता जाएगा, कन्वर्जन होता जाएगा, स्थिरता आती जाएगी, स्थिरता आती जाएगी, स्थिरता आती जाएगी, पूरा ऐसे रक्त तप्त अवस्था, इसे कहेंगे रेड जाइंट स्टेज। इसके बाद तारा सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, ऊपरी परत विस्फोटित होकर के तीव्र प्रकाश के साथ उड़ जाएगी, उसे कहा जाएगा सुपरनोवा स्टेज। अब तारे का केंद्रीय भाग बचेगा जिसे कहा जाएगा पुल्सार या न्यूट्रॉन तारा स्टेज। लास्ट स्टेज होगी कि उस पुल्सार स्टेज से किरणों का निःसरण बंद हो जाएगा, अंतिम सांस भी खत्म हो जाएगी, पदार्थ और ऊर्जा का निष्क्रमण बंद हो जाएगा, तारा मर जाएगा। इसे कहा जाएगा ब्लैक ड्वार्फ स्टेज। तो हमारे तारे के मरने की कहानी, रेड जाइंट स्टेज, रक्त तप्त अवस्था, सुपरनोवा, तीव्रमय प्रकाश की स्थिति, केंद्रीय भाग का बचना, न्यूट्रॉन या पुल्सार तारा, ऊर्जा और पदार्थ का निष्क्रमण बंद, ब्लैक ड्वार्फ स्टेज। इन चारों अवस्थाओं से होकर तारा मर जाएगा। एक कठिन प्रश्न होगा, न्यूट्रॉन स्टेज, रेड जाइंट स्टेज, सुपरनोवा स्टेज, इसके बाद आपका होगा न्यूट्रॉन या पुल्सार स्टेज, और लास्ट होगा ब्लैक ड्वार्फ स्टेज। तो चारों को आप जान लें, रेड जाइंट, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन या पुल्सार, ब्लैक ड्वार्फ। ये सब नोट से पढ़िए, कुछ पॉइंट और हम आपको बता देंगे। तो ये है आपके ब्रह्मांड के मरने की कहानी, जो तारे के माध्यम से, जैसे हम एक दिन मरते हैं वैसे ब्रह्मांड भी एक दिन मरेगा। इस संबंधों में आप कुछ फैक्ट जान लें। मिस्र यूनान के विद्वान क्लाडियस टालमी 140 AD में कहते हैं कि हमने विश्व का नियमित अध्ययन किया और पाया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। कापरनिकस ने 1543 में बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। अब अगर टालमी को और कापरनिकस को उद्देश्य करें तो हम पाएंगे कि ब्रह्मांड सौरमंडल सरीखा है, जबकि ऐसा नहीं है। मध्यकाल में बड़े बड़े दूरबीनों का आविष्कार हुआ। हर्शल गिब्स जो ब्रिटिश खगोलज्ञ थे, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड टालमी और कापरनिकस की सोच से बढ़कर है, यानी कि ब्रह्मांड सौरमंडल तक ही सीमित नहीं बल्कि उससे बड़ा है। दूरबीनों का आविष्कार हुआ, अध्ययन बढ़ा। एडविन पी हबल 1955 में बताते हैं कि ब्रह्मांड में ढेर सारी आकाश गंगाएं हैं। आगे 26 में एडविन पी हबल ही कहते हैं कि आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं, यानी कि ब्रह्मांड दूर जा रहा है। चूँकि आकाश गंगा की सबसे बड़ी इकाई, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा, आकाश गंगा किससे बनी हुई? तारे से। तारे किसके बने? हाइड्रोजन के बने हुए हैं। आप नीरव आकाश रात देखें, तारे इधर उधर आते जाते रहते हैं। यही ब्रह्मांड का प्रसार होना, जिसे हम डॉपलर इफेक्ट से समझेंगे। एक क्वेश्चन और हो गया, तारे दूर जा रहे हैं, आकाश गंगाएं दूर जा रही, इसका मतलब ब्रह्मांड प्रसार पे है। तो टालमी का कंसेप्ट, कापरनिकस का कंसेप्ट, हर्शल गिब्स का कंसेप्ट और एडविन पी हबल का कंसेप्ट कि आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं, इससे निष्कर्ष यह निकला कि ब्रह्मांड प्रसार पर है, जिसे आप रात नीरव आकाश में देख सकते हैं। तारों का मूवमेंट, यानी कि ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड प्रसार पर है। इसी बिंदु को आधार मानते हुए बेल्जियम के खगोलवेत्ता एबी जयरजला मैत्रे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक सिद्धांत दिया।
जिसे कहा जाए लेमेत्री की थियरी। तो निर्णित तथ्य यह हुआ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कालांतर में 3 सिद्धांत दिए गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला सिद्धांत है महाविस्फोट का सिद्धांत, थियरी ऑफ बिग बैंग। ये थियरी है ए.बी. जॉर्ज लेमेत्रे की 1932, गैमू की 1948 एंड डिक की 1964। यही सबसे मान्य सिद्धांत है। दूसरा है सतत सृष्टि का सिद्धांत। यह सिद्धांत है थॉमस गोल्ड एंड हर्मन मांडे की। और तीसरा सिद्धांत है स्पंदमान विश्व का सिद्धांत या संकुचन प्रसरणवाद का सिद्धांत, जो न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी पर आधारित है। और यह सिद्धांत है डॉक्टर एलन सैंडविच। छोटे छोटे क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे। सतत सृष्टि का सिद्धांत किसका है? थॉमस गोल्ड एंड हर्मन मांडे। संकुचन प्रसरणवाद का सिद्धांत किसका है? या स्पंदमान विश्व का सिद्धांत किसका है? या वो ओसिलेटिंग पल्सेटिंग थियरी किसकी है? तो डॉक्टर एलन सैंडविच। और अंततः सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत महाविस्फोट का, बिग बैंग का, ए.बी. जॉर्ज लेमेत्रे का। अब सिद्धांत का तो डिटेल करने का बड़ा मतलब नहीं है। फिलहाल लेमेत्रे कहते हैं कि आदिकालीन पदार्थ, प्रिमोर्डियल साउप, पदार्थ और ऊर्जा शून्य में सिमटे हुए थे। ऐसे इसी में सब था। यहीं पे एनर्जी, यहीं पे मैटर। सारा खेल पदार्थ और ऊर्जा का है। पदार्थ जब आपस में सिमटे हुए थे, टेस्टोनॉमी थी, फूट गए तो पदार्थ अलग गया, ऊर्जा अलग गई। पदार्थ से केमिस्ट्री बनी, ऊर्जा से फिजिक्स बनी। जब दोनों फिर मिल गए तो जीवन बना, बायोलॉजी। और बाकी सोशियोलॉजी सब आप देख रहे हैं। तो मीनाइटू से कि तमाम गणितीय विधाओं के धरातल पे अध्ययन आगे बढ़ा। इसी नाते गणित को सबसे सरल विज्ञान और सोशियोलॉजी को सबसे कठिन विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन यह भी हुआ। और एक दार्शनिक हैं प्लेटो, कहते हैं कि जिसे मैथ न आए वो हमारी एकेडमी में प्रवेश न करे। तो एक स्टेटमेंट भी आपको मिल गया प्री के लिए कि प्लेटो की एकेडमी के बाहर लिखा हुआ है जिसे गणित नहीं आती हो एकेडमी में, यानी को दर्शन नहीं सीख सकता। तो गणित से फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी या खगोल की टोटल गणना का विषय है। तो गणित हुई, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, सब ऐसे क्रम में लगे हुए हैं। शुद्ध क्रम क्या है? मैथ, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र सबसे कठिन विज्ञान है। चले, तो ये 3 सिद्धांत आप अपने दिमाग में रखें। अब ये तीनों सिद्धांत आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें ए.बी. जॉर्ज लेमेत्रे वाली थियरी पूछी जाए। अब कुछ छोटे छोटे टर्म आपके हैं। अब इसका कंसेप्ट डिटेल करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है। जब हम 15-20 दिन देहरादून रहेंगे आपके मेंस की तैयारी के लिए, तो ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी हम लिखा के बढ़िया से बता दें कैसे आपको परोसना है। 2-3 टर्म। न्यूट्रिनो, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूट्रिनो को कहा जाता है ब्रह्मांड रचना के काले पदार्थ। ये लगभग द्रव्यमानहीन कण है, किंतु आधुनिक सिद्धांत कहता है, अनुसंधान कहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का 0.005% वेट है, यानी कि इसमें कुछ न कुछ भार है, ये भारहीन नहीं है। इन्हें कुछ ना के समान वस्तु, थिंग्स नियरेस्ट टू बी नथिंग, यानी कि न्यूट्रिनो क्या है? कुछ ना के समान वस्तु। ये बड़ी सूक्ष्म प्रतिक्रिया करते हैं, इनके होने का पता नहीं लगाया जा सकता है। फिर भी एक आकलन है कि हमारे आसपास से ढेर सारे वो न्यूट्रिनो इस समय घूम रहे हैं। ऐसे क्वासर्स हैं। क्वासर्स का मतलब कोसी स्टेलर रेडियो सोर्स, उनके बारे में जान लें। क्वार्क जान लें, सब एटॉमिक पार्टिकल, परमाणु से भी छोटा कण। ध्यान रहे, द्रव्य की रचना परमाणु से अणु, फिर तत्व, इस तरीके से हुई है। और यह परमाणु से भी छोटे कण हैं, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल को कहा जाएगा आपका
क्वार्क। तो क्वार्क की जानकारी कर लें, न्यूट्रिनो की जानकारी कर लें, थोड़ा ब्लैक होल की जानकारी कर लें, और फिर इसके बाद आप बिग क्रंच का सिद्धांत क्या है, तीनों सिद्धांत जो बताए गए, सतत सृष्टि का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत, संकुचन प्रसरणवाद का सिद्धांत, सारी टर्मिनोलॉजियाँ, इसको 1-2 दिन में फुर्सत में बैठ करके देख के इस पर क्वेश्चन बनाए कि बिग क्रंच क्या है, न्यूट्रिनो क्या है, क्वार्क क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अरोरा बोरियालिस क्या, अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है, अरोरा का निर्माण या ध्रुवीय ज्योति का निर्माण किस मंडल में होता, तो आयन मंडल में होगा। आयन मंडल की निचली सतह के कणों का सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से जब टकराहट होगी तो एक प्रकाश उत्पन्न होता है, एक तरंग उत्पन्न होती है, रेडियो वेव्स पैदा होती है, वो धरातल पर वापस कर दी जाती है। इसी नाते इसको परावर्तन मंडल भी कहा जाता है। और यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, ये 65 अंश अक्षांशों के पास 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पैदा हो। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख लें अच्छी तरीके से। अगले वीडियो पहले इतना कंप्लीट करें, इतना काम भर का हो गया है, फिर आकाशगंगा वगैरह छोटी मोटी बातें बता देंगे और क्या पढ़ना है। तो जो 23 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे, आज की पढ़ाई अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो एक आध क्वेश्चन मिल सकता है, कल एक आध से मिल जाएगा, फिर ऐसे हम वीडियो उत्तर डालते रहेंगे। लेकिन हम फिर कह दें, हमारे पढ़ाने से बहुत फ़ायदा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतनी मेहनत के वसीभूत हम अपने संवेदनशील विद्यार्थियों से चाहेंगे कि इसका आर्थिक मूल्य कुछ आपके लिए हो या न हो, लेकिन हमारी अगर कुछ आर्थिक मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये टोटल आपके विवेको परिस्थिति पर है, और वह मदद शून्य से अरबों करोड़ों कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो अहम मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर यह छा से छा वाली पॉलिसी आपने अडाप्ट कर लिया और एक पेपर जीएस, यानी कि जब हम देहरादून आए, अगर मान लें कि 28 नवंबर को प्री हो रहा और 7 जून से मेंस शुरू हो रहा है, और अगर अप्रैल में आए तो हमको आपको पढ़ाने में अच्छा लगे, आप में कुछ मजबूती दिखे, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगले वीडियो में हम आकाशगंगा और संबंधित बातें बताएंगे। आपसे एक अपेक्षा और करेंगे, क्योंकि यह पढ़ाई थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल है। अगर किसी भी लड़के को, वो यूपी का हो, हरियाणा का हो, उत्तराखंड का हो, हिमाचल का हो, कहीं का भी हो, अगर हमारा वीडियो देख रहा हो, उसको किसी भी तरीके के सुझाव सजेशन या किसी खास टॉपिक को पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत हो तो हमें फ़ोन ज़रूर करें। हमारे नंबर पे फ़ोन करें, व्हाट्सएप हमारे पास हरदम नहीं रहता। आप फ़ोन करो तो टॉपिक हम अगले दिन करा देंगे। तो कल या अगले वीडियो में हम आपको आकाशगंगा से जुड़े हुए प्रश्न जो पूछे गए वो सब आपको बताएंगे। जैसे न्यूट्रिनो वगैरह इम्तहान पूछा गया, क्वासर्स पूछा गया है, अरोरा पूछा गया है, पृथ्वी की त्रिज्या पूछी गई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछी गई है, मापन या लंबाई के क्या क्या मात्रक है, फर्मी है, पारसेक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, प्रकाश वर्ष, ये सब पूछा गया है। तो इस तरीके से एक एक करके चलें। अनंत शुभकामनाएं, जल्दी ही फिर मिलते हैं आपके चौथे वीडियो के साथ। धन्यवाद।